स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। लेक्चर 50 चल रहा है हमारा और इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हो इसका वेटेज ऑफ मार्क 12 मार्क्स के लिए यह आता है एग्जाम में। तो चलो यह है सेकेंड यूनिट नंबर 2 हमारा और इसका सिलेबस अब हम डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो सबसे फर्स्ट हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो 2.1 ही हमारा कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। उसके बाद स्टिफनेस ऑफ बीम, रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नो डेरिवेशन, जो भी 2.1 में हम देखेंगे उसी के ऊपर एक भी डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद 2.2 है हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन एंटायर स्पैन। तो ये है हमारी 2.2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। 2.3 है मैक्यूलीज मेथड फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एप्लीकेशन टू कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड to concentrated and uniformly distributed load on entire span। तो इस प्रकार से हमारा टोटल सिलेबस है 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो ये जो सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस है एंड यूनिट नंबर 2 जो भी है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस यूनिट नंबर 2 को ऑप्शन के लिए छोड़ देते हैं, पर आप ऐसा मत करो। यूनिट नंबर 2 जो भी है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2.1 तो बहुत इजी है, 2.1 तो बहुत ही इजी है और उसके बाद 2.2 जो भी है डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं एंड उसी के ऊपर प्रॉब्लम है। वो फॉर्मूला डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन आपको पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ इस 2.2 में 7 केसेस है, 7 केसेस है और 7 केसेस के ऊपर 14 फॉर्मूले हैं और उस 14 फॉर्मूले के ऊपर ही आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे या फिर एग्जांपल्स, उस 14 फॉर्मूले के ऊपर ही एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ डिफ़िकल्ट पार्ट इतना ही है 2.3 में, जो कि मैकॉलिस मेथड है, वही थोड़ी से डिफ़िकल्ट पार्ट है क्योंकि इसमें आपको सबसे फर्स्ट आपको जो भी फॉर्मूला होता है वो डिराइव करना पड़ता है, उसी के बाद आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 2.1 एंड 2.2 जो है ये बहुत ही इजी पार्ट है और जो भी 2.3 है वो भी बहुत इजी है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी कि प्रॉब्लम की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हमें C1, C2 फाइंड आउट करना पड़ता है और उसी के बाद हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना पड़ता है। तो ये जो 2.3 है ये भी मैं आपको बहुत स्मार्ट तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप लेक्चर अटेंड करते हो तो आपको 2.3 भी आपको आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। आप सिर्फ लेक्चर अटेंड करते चले जाना और उसी के साथ साथ ये जो भी नोट्स आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं या अपने नोटबुक में लिख लेना और जैसे आप लेक्चर अटेंड करते जाओगे वैसे ही आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे और वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो चलो अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इस यूनिट नंबर 2 में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि एक्चुअल में स्लोप क्या होता है एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है। ये हम यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन उसमें भी हम डीप में लेने वाले हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा स्लोप क्या होता है एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो ये हमारा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिखाई दे रहा है। तो यह हमारा बीम होता है और ये जो भी है ये हमारी बीम की न्यूट्रल एक्सिस है।
ये देखो यहाँ से इस प्रकार से यह हमारी क्या है, बीम की न्यूट्रल एक्सिस है। तो जब इस बीम पर लोड एक्ट होता है, इस बीम पर लोड एक्ट होता है, मानो सेंट्रल पॉइंट लोड होगा या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा इस प्रकार से बीम पर, तो हमारा बीम जो भी है वो बीम क्या करता है, बेंड होता है। तो ये बेंड किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, इस प्रकार से यह बेंड होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस प्रकार से बेंड होता है। और इसकी ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो भी इस प्रकार से बेंड होती है, न्यूट्रल एक्सिस भी। देखो मैंने यहाँ पर नीचे दिखाई आपको, बेंड होने के बाद इस बीम का शेप किस प्रकार से दिखता है, तो इस प्रकार से दिखता है। और ये क्या थी, ये ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस थी, जो कि यहाँ पर मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है, ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस। और ये क्या है, ये आफ्टर लोडिंग जो भी बीम का बेंड होता है ना, तो उस बेंड हुए बीम की न्यूट्रल एक्सिस है। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है, ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस, जो कि लोड अप्लाई करने के पहले थी और लोड अप्लाई करने के बाद ये वाली न्यूट्रल एक्सिस। तो चलो अब हम आगे का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो स्लोप, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे स्लोप क्या होता है। तो देखो जैसे हम बोलते हैं ना रोड में कि देखो इस प्रकार से ये स्लोप होगा, ग्राउंड का स्लोप इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से XYZ स्लोप होता है, तो वही स्लोप यहाँ पर भी होता है। देखो ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये वाली भी क्या हो चुकी, न्यूट्रल एक्सिस हो चुकी। इसे हम पॉइंट ए कंसिडर करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए कंसिडर करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर भी सेम ही होगा। और आफ्टर लोडिंग न्यूट्रल एक्सिस बेंड हो चुकी है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसका स्लोप क्या हो चुका, देखो ये क्या है, स्लोप है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस। तो देखो इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो चुका स्लोप। समझ में आ गया। जब इस बीम पर हम लोड एक्ट करते हैं तो बीम क्या होता है, बेंड हो जाता है। तो बेंड होने के बाद उसका जो भी स्लोप होता है, यानी कि उसका जो भी एंगल होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस, तो उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्लोप, वही स्लोप होता है। समझ में आ गया आपको स्लोप क्या होता है, तो स्लोप हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर स्लोप होता है इस प्रकार से। अगर हमें इस पॉइंट का स्लोप निकालना है तो हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट का निकालना है तो इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ का और यहाँ का एंगल ये हो चुका, हमारा स्लोप हो चुका। वैसे ही इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा स्लोप, देखो इस पॉइंट पर अगर हमने इस प्रकार से टेंजेंट ड्रॉ की तो एंगल ही नहीं आ रहा, ये भी स्ट्रेट लाइन होती है और ये भी स्ट्रेट लाइन होती है सेंटर में, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा हमारा। सेम उसी प्रकार से इस पॉइंट पर कुछ तो स्लोप होगा, तो यही वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है, यही स्लोप हमें निकालना है। हमें बीम का सेक्शन दिया होता है, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू दी होती है, और हमें बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड हमें यही स्लोप हमें डिटरमाइन करना है, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो ये तो हो चुका स्लोप के बारे में। अब हम देखते हैं डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो ये हमारा ओरिजिनल बीम है, ये ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस है, मीन्स लोडिंग अप्लाई करने से पहले, और ये आफ्टर लोडिंग, ये ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आफ्टर लोडिंग है। तो डिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है। देखो अगर हमें यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालना है तो जो भी न्यूट्रल एक्सिस है, यानी कि ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस है उसमें, एंड आफ्टर लोडिंग जो भी न्यूट्रल एक्सिस बेंड हो चुकी न्यूट्रल एक्सिस है, तो उसमें का डिस्टेंस होता है जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। तो ये हो चुका डिफ्लेक्शन। मान लेते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो चुका है या फिर 1 mm हो चुका है, तो ये डिफ्लेक्शन होता है। तो ये हो चुका सेंटर पार्ट में। तो यहाँ पर क्या डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर पॉइंट ए पर हमने इसे ए कंसिडर किया था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस भी एंड जो भी न्यूट्रल एक्सिस है आफ्टर लोडिंग वो एक ही पॉइंट पर है, यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर 0 होता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालते हैं,
यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो यही इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। y मीन्स डिस्टेंस होता है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ लोडिंग होने से पहले एंड लोडिंग होने के बाद में इन टू न्यूट्रल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस होता है, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। y यानी डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर स्लोप आपको अंडरस्टैंड हो चुका, उसके बाद आपको डिफ्लेक्शन अंडरस्टैंड हो चुका। स्लोप क्या होता है, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद डिफ्लेक्शन क्या होता है और वो किस प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं। तो सिर्फ यही पार्ट हमें निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ही निकालना है। किसके लिए, देखो यहाँ पर कहीं पर मेंशन किया है, फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए एंड सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सिर्फ इन टू टाइप्स के ही बीम है, एक तो कैंटिलीवर है और एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो उसी के लिए हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो भी है वो हमें डिटरमाइन करनी है। और यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन ये वर्ड सुनते ही ज़्यादातर स्टूडेंट इस यूनिट नंबर 2 को ही ऑप्शन के लिए छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो इस मेथड में हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है, ये बराबर है इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना पड़ता है। पर कितने टाइप के फॉर्मूले हमें यूज़ करने पड़ते हैं, इस टोटल चैप्टर में कितने टाइप के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमें यूज़ करने पड़ते हैं, ये अब हम देखेंगे। तो देखो सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं इंटीग्रेशन के, ज़्यादा बहुत ही ईजी चैप्टर है। देखो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन x⁻n का इंटीग्रेशन करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो ये एक फॉर्मूला हो चुका। x⁻n मान लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, x⁻2 है, n की वैल्यू क्या है 2 है, x⁻2 यानी कि x² का अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻3 n+1, n की वैल्यू क्या है 2 है, 2 + 1 3, x⁻3 डिवाइडेड बाय n+1, n की वैल्यू क्या है 2 है, 2 + 1 3, x⁻3 अपॉन 3 प्लस c। तो ये हो चुका एक x² का इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है। तो यही एक फॉर्मूला हो चुका। और सेकेंड टाइप का फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूला नहीं है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन देखना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, आपको मैं फॉर्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको और डिफ़िकल्ट करके एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो सिर्फ फिलहाल आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप सिर्फ ये फर्स्ट फार्मूला याद रखना और उसके बाद ये एक सेकेंड फार्मूला, आप इसे फार्मूला ही कहो। तो देखो d² y डिवाइडेड बाय dx²। तो हमें चैप्टर नंबर 2 में या फिर यूनिट नंबर 2 में हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम, d² y डिवाइडेड बाय dx²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, dy/dx आता है। देखो dy/dx आता है, यही फॉर्मूला यूज किया है। देखो यहाँ पर 1/x² का इंटीग्रेशन है, 1/x² मीन्स क्या होता है, x⁻² होता है। तो x⁻² यानी कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻² + 1 x⁻1 हो जाएगा। x⁻1 मीन्स क्या होता है, 1/x होता है, बराबर। तो देखो यहाँ पर 1/x यानी कि dy/x, x² का x आ चुका है यहाँ पर, वही यहाँ पर मेथड अप्लाई की है। अगर आपको ये सब कुछ ध्यान में नहीं रखना है तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि d² y/dx² का इंटीग्रेशन आता है dy/dx, और उसी के बाद इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम एक और बार इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन इसका आता है y आता है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, dy/dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, y आता है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, सिर्फ यही 2 फॉर्मूले हमें याद रखना है, ये उसके बाद d² y/dx² का इंटीग्रेशन आता है dy/dx, और इसका इंटीग्रेशन आता है y आता है। समझ में आ गया।
तो सिर्फ हमें यही आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ हमें इतना ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है, इसे ऑप्शन के लिए मत डालना। और इसी के साथ साथ जो भी लेक्चर है, आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ये लेक्चर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इस लेक्चर में हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया, कौन सा सिलेबस सोपा है और कौन सा हार्ड है, इसी के बारे में भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये भी हमने देखा। और उसी के साथ इस चैप्टर में, इस पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं, इसे भी हमने और डिस्कस किया है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट है आपका तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.1 को स्टार्ट करेंगे।